नॉलेज इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी विभिन्न क्लासिफिकेशन स्कीम में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की मैपिंग, मतलब उसका चित्रण, इसका इसका उपयोग उन वो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उसमें कैसे किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि भाई जो नॉलेज है ना, नॉलेज को भाई, जैसे लाइब्रेरियन है कोई, तो लाइब्रेरियन को तो जो ज्ञान है उसको तो दोनों चीजें, लिखित और मौखिक, दोनों प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक है। अब बात ये आती है कि जो अपना लाइब्रेरी प्रोफेशनल है, यानी ये एक प्रोफेशन है ना, तो इसका क्या पेशा क्या है, मुख्य पेशा क्या है? स्टॉक, जो पूरा स्टॉक रखे और उस स्टॉक को जिसको जो जरूरत है उसको वो दे सके उसमें से निकाल करके, यही काम है अपना। अब ये बात आती है कि चलिए भाई, जैसे रंगनाथन जी ने 1940 के समय में ये कहा कि भाई ये ज्ञान जगत के अध्ययन को एक पूरा, उन्होंने कहा कि भाई इसका इसी पर एक पूरा चैप्टर होना चाहिए, ज्ञान जगत, एक पूरा पेपर। और ये उनका रिकमेंडेशन है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में रंगनाथन जी ने 1940s की जो दशक था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये पूरा एक पेपर होना चाहिए मास्टर कोर्स के अंतर्गत। तो अब ये एक जो पेपर होना चाहिए, अब इस पर बात आगे बढ़ गई। फिर क्या हुआ, जो ग्रोथ ऑफ नॉलेज है ना, यानी जो मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉलेज है, वो कल हम लोगों की थोड़ी चर्चा हुई है ना, डिनंडेशन, डिसेक्शन, लैमिनेशन, है ना, असेंबलेज, या मल्टीडिसिप्लिनरी मोड में क्या हुआ, डिस्टिलेशन, है ना, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो जो मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट है ना, ज्ञान जगत का जो वो है, उसकी मोड, उसके जो प्रकार, उसका तरीका है। तो अब इसको हम लोग अलग अलग जो है उसमें चलेंगे कि जैसे अपना डीडीसी, सबसे पहले डीडीसी में ले लेते हैं। मेलविल डीवी ने क्या किया इसमें, मेलविल डीवी ने जो हम सब जानते हैं कि मुख्य वर्ग जो उन्होंने वो वही 10 का रखा, और खास करके उन्होंने जो है 3 मुख्य जो है बनाया उसमें। जैसे मुख्य वर्ग 100 से 600, इसमें रखा इन्होंने साइंस, जो इनके द्वारा जो शुरुआत किया गया था, शुरू में वो इस तरीके से किया, मतलब 10 मुख्य वर्ग। ये तो 19th सेंचुरी का जो है सबसे बड़ा एक, क्या कहेंगे उसको, एक एजुकेशनल कंसेंसस बना था, एक सबकी बड़ी सर्वसम्मति से ये इन्होंने जो पूरा 10 मुख्य वर्ग बनाया, वो तो ये था। लेकिन जो जो इन्होंने उसकी शुरुआत की थी, उसमें खास करके वो 3 चीजें थी। 3 उनकी जो है ये था कि 3 तरीके से कि भाई आपका जैसे विज्ञान, वो विवेक की बात है, कला और साहित्य यानी आर्ट एंड लिटरेचर, ये आपकी जो है कल्पना की बात, और जो इतिहास यानी जो 900 वाली चीज है, वो एक अपना स्मृति, ये उन ये था उनका भाव। भाई 10 तो बनाया, लेकिन फिर उनको कहाँ कहाँ क्या क्या सेट करना था, ये यही ज्ञान जगत के विषयों का विभाजन करने के लिए किस तरीके से उनको उसका भाई ये कि डेसिमल नोटेशन का प्रयोग करना। अभी डेसिमल वो तो अपने से ले आए ना, डेसिमल 3 3 डिजिट का उन्होंने ग्रुप रखा,
ये क्या है, मतलब एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो के आधार पर उन्होंने इसका पूरा, लेकिन देखिए आर्टिफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि मनमाना आप कर सकते हैं, कोई ना कोई तर्क लगा करके, तर्क संगत ढंग से ही आप किसी चीज की कोडिंग, किसी चीज का एक फॉर्मेट कुछ जो बनता है, जैसे कैटलॉग कार्ड, ये हुआ कि ये साइज रहेगी, उसके पीछे तर्क है। कोई सीडी है, डीवीडी है, इतना स्टोरेज रहेगा, वो इतनी जो है साइज की रहेगी, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिक्लेयर है, इससे कोई अलग नहीं बनाएगा, कोई कंपनी का हो। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं, इसके पीछे तमाम वो बातें हैं, जैसे भाई 300 सब आप जानते हैं सोशल साइंस डीडीसी के अंतर्गत। अब 330 इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर अब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स 332, उसी में मनी आ गया 332.4, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स 332.42, देख रहे हैं ना उसकी हायरार्की कैसे, उसका जो पदानुक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। मतलब जो इनका डेसिमल जो नोटेशन है, इसके प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्या किया कि ये जो पद्धति है कि भाई कोई त्रुटि ना रहे। जैसे रिलीजन, रिलीजन क्या है भाई, इसका जो विवेक की श्रेणी में रखा इन्होंने, लेकिन भाषा लैंग्वेज 400, लिटरेचर 800। अब यहाँ पर अलग कर दिया गया ना, हिस्ट्री को क्या रख दिया 930 से 990, मतलब ये, जबकि ये कहाँ का है, ये सोशल साइंस, लेकिन उससे इसको अलग कर दिया गया। यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है ना हमारे आपके बीच में, बातें आती हैं तो ये लगता है कि अरे ये कैसे भाई, ये तो भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग क्या समझते हैं कि ये सोशल साइंस का विषय है, लेकिन रंगनाथन ये डीवी महोदय ने ऐसा नहीं समझा है। उनके हिसाब से जो उन्होंने तीन वो किया कि जो मनुष्य की जो एक मानसिक क्षमता होती है, उसमें तीन बातें हैं, एक तो उसका विवेक, उसकी कल्पना, और उसकी स्मृति, पुरानी बातों को याद करना। यानी विवेक की बात जो विज्ञान या कुछ इस तरीके की चीजें, कला या साहित्य की बात है, कल्पना से संबंधित है, और इतिहास स्मृति से संबंधित है। तो उन्होंने ये जो तीन इसके मतलब एक प्रकार से इंटेलिजेंस के तीन चीजें जो उसकी बुद्धि के लिए, और उसके हिसाब से फिर इन्होंने इस चीज को अलग किया वहां, मतलब इनकी जो वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब भाई 000 जनरलिटीज, फिर वो सब आप, अच्छा एक चीज और है कि वो तो डीडीसी में जो हमारी बात हो ही चुकी है पहले भी, जो कोई नए हैं वो समझ लें कि आपको ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। डीडीसी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी शुरुआत, डीवी महोदय के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट समरी आप कह सकते हैं, पहला तो मुख्य, ये जो 10 हैं, इन 10 मुख्य विषय को तो आप समझ लीजिए, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा सेकंड समरी की कुछ चीजें हैं, या खास करके ये मैं बता भी चुका हूं पहले की क्लास में कि जो विभाग होते हैं, जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट हैं, वो कौन कौन से विषय के हैं, उन विषयों के सामान्यतया नंबर, फिजिक्स का नंबर क्या है, केमिस्ट्री का नंबर क्या है, जूलॉजी बॉटनी का नंबर क्या है, कोई जरूरी नहीं कि बायोकेमिस्ट्री का नंबर आप जानिए, लेकिन ये जो सिंपल विषय हैं उनको आप जानिए, केवल इतना आप जानिए। आपने आपकी पढ़ाई पिछली क्या क्या किन किन विषयों की रही है उसको जानिए। आपने किसी ने लॉ पढ़ा है तो लॉ का नंबर आप जानिए, कोई जरूरी नहीं कि अब किम्नोलॉजी का भी नंबर जानिए आप, कोई जरूरी नहीं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर जानिए, लेकिन ये कि आप लॉ का नंबर जानिए। इसी तरीके से आपने अगर और कुछ, किसी ने बीए किया है, बीए के जो आपके 3 विषय थे उन विषयों के नंबर जानिए। तो ये सिंपल बातें हैं, ये हर जगह चाहे कोई वाइवा हो छोटा सा, चाहे
कोई बड़ा इंटरव्यू है, पूछा जा सकता है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप इतनी हाई लेवल का एक पीएससी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन इंटरव्यू में छोटी छोटी बातों पर ही होती है, उसी में आप बताते जाएंगे तो उसी में थोड़ा थोड़ा अंदर चले जाएंगे, नहीं बताएंगे तो और पीछे पीछे चले जाएंगे, ये बातें बस। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कि आप परेशान होइए, मैं हर बार बताता हूँ, एकदम आराम से पढ़िए, चलते रहिए, सब सही है आपका, आप इतना कर रहे हैं बहुत है, इंटरव्यू के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब जो हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि ये अच्छा, एक फिर उसके बाद यूडीसी है, यूडीसी की भी थोड़ी सी समझ लीजिएगा। हाँ अच्छा, डीडीसी की जो बात हो रही थी कि डीडीसी में ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा डीबी महोदय के बारे में समझ लीजिए और डीडीसी का, है ना। सर हाँ सर हमारा एक प्रश्न है हाँ कि सर जैसे हमारा बीएससी है तो उसमें हमारा बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री था, तो सर अगर हम उनको प्योर साइंस का नंबर बता रहे हैं 500, तो फिर उसके अंदर भी वो पूछेगी कि बॉटनी का स्पेशल क्या है, जूलॉजी का बिल्कुल, क्या है, केमिस्ट्री ये का। तो अपने विषय का नंबर तो आप जानिए ही ना, ये कौन बड़ी बात हो गई भाई। आपका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स जो भी है, वो नंबर तो आप जानिए ही, वो तो आपका 3 विषय है। हम कह रहे हैं आपने अभी तक में 10 विषय पढ़ लिए हैं, 10 विषय का अपना नंबर जानिए, जी सर। वहां पर वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए इतनी चीजें हैं। किसी ने अगर कुछ और अलग से कुछ कोर्स किया है, एडिशन में कुछ कोई चीजें हैं, भाई हमने एक जर्नलिज्म का भी किया है, तो जर्नलिज्म का भी नंबर जानिए ना। अब वो अलग बात है कि जर्नलिज्म में बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसका मुख्य विषय है उसको जान लीजिए, बस हो गया। लाइब्रेरी साइंस का आपको सब आप जानते ही, जानना ही चाहिए। अब लाइब्रेरी साइंस में भी 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पब्लिक लाइब्रेरी है ना, उसका नंबर, वो बहुत मोटी मोटी बातों का, उतना ध्यान रखिए बस। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि जैसे ये जो इनका जो था डीडीसी के अंतर्गत, इसकी जो संरचना है ना, कि अ, कैसे जो है टीबी महोदय ने किया, उन्होंने जो खास करके डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी यूडीसी की, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। डिस्टेंस मोड से की है तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब डिस्टेंस मोड से की है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहली बात तो कि आप लोग कभी भी अपने को, कोई अगर डिस्टेंस मोड से बिलीव अमलीव किया है, तो वो अपने मन से ये धारणा पहली बात तो दूर कर दे कि हम जो है रेगुलर वालों से कम हैं। ये होता है अक्सर, क्योंकि एक मन में कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि अरे हम तो डिस्टेंस मोड में, हमने रेगुलर क्लास नहीं की है, हमको क्लासिफिकेशन नहीं आता, उतना ज्यादा क्लास उसमें नहीं चली थी या बिल्कुल नहीं चली थी, चलिए हम किसी तरीके से उस समय पास हो गए, आज हम इस स्तर पर आ गए हैं। लेकिन ये कि हमारा बैकग्राउंड इस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं है, वो सब खत्म हो गया। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, जैसे आपने एमपीपीएससी का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, वो बातें खत्म। आपको कुछ नहीं आता है, अब ये कोई नहीं कहे मानेगा, और आप भी मत मानिए, आता नहीं है तो आपका हुआ कैसे है, पहली बात तो ये। अब बात ये आती है कि हाँ, इंटरव्यू में इस चीज पर पूछ आ सकते हैं, तो भाई डिस्टेंस मोड में आपने क्यों किया। अब मान लीजिए कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या हमारे पास ये रेगुलर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब कहीं ऐसा नहीं था जहां हम, तो हमने डिस्टेंस मोड को चूज किया था और पढ़ाई किया और हमने ये सब किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यूडीसी की जो बात हो रही है ना, इनकी जो जो सिस्टम है ना, इनका जो वो डीडीसी पर ही आधारित है, यूडीसी, बस इसको आप इतना समझ लीजिए कि डीडीसी पर ही यूडीसी बेस्ड है। इसमें भी वही जो विचार वाला ग्रुप है, वही लाने का प्रयास किया गया है।
यूडीसी में भी। यानी ये क्या है कि जो मानव एक मनुष्य का जो ज्ञान है, इसका जो पूरा एक पूरा क्षेत्र है, उसको एक इकाई के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया। यानी 10 जो मुख्य भाग ज्ञान जगत के जो 10 मेन क्लास हैं, 10 डिवीजन हैं, उसमें से प्रत्येक क्लास को आवश्यकता अनुसार उसमें डिवीजन और फिर सब डिवीजन में और दशमलव यानी वही डेसिमल, इसका जो नोटेशन सिस्टम है उसी को इसमें भी फॉलो किया गया। अच्छा, एक बात और आ सकती है, जैसे यूडीसी सामान्यतया बहुत लोग आप लोगों में से एक कुछ लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, तो अब ऐसा भी नहीं कि अब आप लोग शुरू कर दीजिए यूडीसी के पीछे पड़ जाइए, कोई जरूरत नहीं है भाई। वहां अगर ये बात ज्यादा वो पूछ भी रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर यूडीसी मेरे सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं है, हमने एग्जाम की दृष्टि से या नेट की दृष्टि से हमने इसका थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट मुझे आइडिया है, मैंने पढ़ा है ये कैसे है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, कोई बुराई नहीं। कहाँ यूडीसी से आपके काम में कौन सी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये कि आपको जैसे सीसी नहीं है, लेकिन सीसी के बारे में थोड़ा सा जानिए। AACR2 तो सिलेबस में है ही है, कहीं कहीं CCC भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा थ्योरी जानना चाहिए बस, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी वहीं से लिया, पूरा DDC का ही ये पार्ट है। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है तो जो है वो जो बनाई गई ऑक्सिलरी टेबल है ना, सहायक जो सारणी, यानी एक तो सामान्य, दूसरा जो है स्पेसिफिक। इसमें इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो डीडीसी की ही तरह इनका भी जो पूरा एक एस्पेक्ट, और खास करके जब इसका यूनिवर्सल नाम कैसा दिखा रखा गया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, मतलब ये एक प्रकार से एक परिवर्तनशील, भाई आप आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें यही है कि कोई अगर नया विषय आ गया है तो आप उसमें उसको ला सकते हैं, यही तो है यूडीसी में, और कुछ खास नहीं है। जो जो वहां पर जैसे 0 to 9 है ना, 0 to 9 यूडीसी में भी है। मतलब इसमें जो है क्या किया गया कि उसी की पूरी नकल करके और थोड़ा सा और लचीलापन रखा गया है, बस ये। एक और नाम आता है सीए कटर का, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम, ईसी, एक्सपेंसिव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मेन क्लास थे उसका जो विकास क्रम था, इवोल्यूशनरी ऑर्डर था, उस पर आधारित। मतलब इनका यह मानना था जो अपना जो नॉलेज का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें उस क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये भाई ये अपरिवर्तनशील, मतलब चेंज, एक लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो ये जो मतलब इन्होंने क्या किया कि अल्फाबेट्स का प्रयोग किया है, और वो बहुत अगर देखा जाए तो बहुत टिपिकल है, आप लोगों को बहुत उसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरलिया वर्क्स को ए से कर दिया, फिलॉसफी एंड रिलीजन को बी, डी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को ई, जी, इस तरीके से साइंस एंड आर्ट्स उन्होंने एक साथ कर दिया एल करके, ए डब्ल्यू फाइन आर्ट्स कर दिया, जेड को बुक आर्ट्स कर दिया, इस तरीके से। यानी कटर ने जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किया वो एक विकास क्रम पर, मतलब जिस जिस जैसा जैसा जिस जिस विषय का विकास डेवलपमेंट हुआ, नया कोई विषय आया, उसके अनुसार उन्होंने कहा बस अब ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से। फिर एक ब्राउन का है, जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन का है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, विषय वर्गीकरण पद्धति।
इन्होंने बस वही ये था कि ये इंग्लैंड के थे, तो इन्होंने वो ओपन एक्सेस सिस्टम की ज्यादा वकालत की थी, और इनकी जो थी मतलब ये क्या किया कि इन्होंने डीडीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दोनों से एकदम अलग, एक नया। इनका क्या था कहना कि जो मुख्य वर्ग है, जो मेन क्लास है, उसका जो क्रम है, उन्होंने कहा साइंटिफिक प्रोग्रेशन पर आधारित होना चाहिए। यानी कि प्रकृति में जो भी चीज के उत्पन्न होने का क्रम है, उनका अलग। भाई उन्होंने क्या कहा, जैसे कोई मैटर, कोई पदार्थ आया, फिर फोर्स, फिर लाइफ आई, जीवन हुआ, फिर वो माइंड, फिर रिकॉर्ड की बात आई। इनका ये अलग विचार, मतलब वो जो पद्धति है, उन दोनों से भिन्न एकदम अलग किस्म का ये जो जेडी ब्राउन का। और इन्होंने अपने तरीके से, जैसे जेन लिया, फिर मैटर एंड फोर्स कर दिया, या फिजिकल साइंस है ना, फिर लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस, इस तरीके से इनके जो थे वो, ये भी वही अल्फा अल्फाबेट्स का ही प्रयोग किया ब्राउन ने। एक इनका जो है बहुत इनकी अच्छी जो है वो है इनकी किताब है वन प्लेस थ्योरी, एक सिद्धांत है, एक स्थान सिद्धांत। इसमें मतलब कि एक ही विषय के जो विभिन्न अलग अलग जो उसके पक्ष हैं, उनको बिखरने के बजाय एक साथ रखना। यानी कोई भी अगर कंक्रीट सब्जेक्ट है, तो कंक्रीट सब्जेक्ट को आधार मानते हुए उसके जो कंक्रीट जो पक्ष हैं, उसको आसपास ही स्थान दिया जाए। जैसे मेटलर्जिकल, मिनरोलॉजिकल, कंडक्टिविटी, मतलब इनका अप्रोच देखिए, इनका जो है अप्रोच अलग है। वहां क्या है, मुख्य वर्ग, मतलब अगर फिजिक्स में अगर कोई लाइट और उसकी बात आई है, क्या कहेंगे उसको, किसी मतलब कंडक्टिविटी है, या मतलब चुंबक चुंबक का है, ये सब चीजें वो भाई फिजिक्स की चीज है। इनका ऐसा नहीं मानना था। इनका मानना था जैसे मिनरोलॉजी, यानी कोई खनिज विज्ञान। तो इसी में कहा कि इन्होंने इसी में कर दीजिए आपका कोई अगर किसी मिनरल की कोई चीज, तांबा है, कुछ ऐसी चीज है, लोहा है, ये सब उन्होंने कहा ये एक साथ। या कोई उसी में कंडक्टिविटी है किसी, वो ये इसी के साथ रहेगा, ये है ना। तो ये एक प्रकार से उन्होंने जैसे एक बड़ा वैसा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपका वो होती है मतलब जैसे हम शारीरिक व्यायाम, तो इन्होंने कहा व्यायाम और शरीर की अंत्येष्टि यानी बॉडी फ्यूनरल, उन्होंने कहा एक स्थान पर ये चीज होना चाहिए। तो ये इनका जो एक स्थान सिद्धांत है, मान लीजिए पूछ ही लिया, कोई पुराना हो, थोड़ा सा पढ़ा हो अपने हिसाब से, वो पूछ लिया एक स्थान सिद्धांत, वन प्लेस थ्योरी, कि जो मिलती हुई चीजें हैं वो एक स्थान पर रहें। ये नहीं कि वो उस विषय का, वो उस विषय का, तो उस विषय के पास जाएगा। इन्होंने कहा उस विषय का भले है, लेकिन अगर कहीं ये ऐसा ऐसा मैच कर रहा है तो उनको एक स्थान दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से इनकी इन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण किया। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी कोलन क्लासिफिकेशन पर। देखिए बहुत इन सब चीजों को सुन करके आप लोग परेशान मत होइए, पूछा नहीं जाता है ऐसी चीज, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आपका क्या है कि एक सर हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर 2 लाइन में बताना पड़े सीसी, डीडीसी और यूडीसी में अंतर, हम्म, तो उसमें मेन बेसिक पॉइंट्स क्या रखेंगे? यही आप सुन लीजिए ना, यही तो अंतर आ रहा है सब में। अच्छा। भाई देखिए अब ये यही रिजल्ट तो निकल के आएगा कि डीडीसी में क्या किया। अब डीडीसी और यूडीसी देखिए मिलता जुलता है। अंतर क्या आया, यूडीसी में और फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने लागू कर दिया, हुँ, ठीक है ना। हुँ, इसके बाद जो इनका आया जेडी ब्राउन का,
इनका थोड़ा और अलग हो गया, हालांकि इन्होंने अल्फाबेटिकल वो रखा है, तो इनका और अलग हो गया। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर एक समान मतलब एक स्थान पर अगर कोई एक तरीके की चीज है तो उनको एक स्थान पर रख दिया जाए। ये इनमें अंतर आ गया। सीसी में देखिए आप, कोलन क्लासिफिकेशन में रंगनाथन जी का, ये तो इनका तो बहुत बढ़िया है अगर देखा जाए कुछ मामलों में, क्योंकि ये इनका क्या विचार था, अपने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम कह सकते हैं, तो आजकल बात चल रही ना भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो ये उसी लेवल के थे। भाई हम अपने भारत के लोग हैं, इनकी जो सर्च स्ट्रेटेजी कोई है, इनकी जो विषय के प्रति जो इनका भाव है, जो इनकी एक कह सकते हैं अप्रोच है, उसके अनुसार इनका ये भाई ये तो हो आए थे ना, सब जगह घूम के आ गए थे, अमेरिका भी गए, इंग्लैंड भी गए, सब जगह की सारी स्कीम को पढ़ा, सबका देखा, प्रैक्टिकली वहां अनुभव किया, फिर ये देखा कि नहीं भाई हमारे भारत के लोग तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे ढूंढते हैं कोई चीज को, या ये इस भाव से समझते हैं। या जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम आप क्या करते हैं, अपने विश्वविद्यालय में या अपने कॉलेज में जो जो शिक्षण विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अनुसार तमाम बातें हम आ गई ना मन में। जैसे लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस किस फैकल्टी में जाता है, मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज में है ये, मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, या कहीं कहीं सोशल साइंस में, या कहीं एक आध जगह उसमें ले लिया आपका इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन साइंस या टेक्नोलॉजी, कहीं ऐसा कोई वो बना हुआ है तो उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये अब देखिए, तो हम लोगों का क्या है कि ये एक भाव बन गया है ना, या ये कभी कभी लगता है कि ये लाइब्रेरी साइंस के साथ ठीक नहीं है, इसको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में रख करके हम लोग आर्ट्स के टीचर की तरह हो गए। ये आता होगा ना भाव ऐसा। तो रंगनाथन जी ने भी ये सब चीजों का जब वहां पूरा पढ़ा, अध्ययन किया और अनुभव लिया, तब उन्होंने देखा कि हमारी जो इंडियन, हमारे जो मानव मस्तिष्क है भारतीय, इनकी जो विचारधारा है, इनका जो कोई चीज खोजने का तरीका है, ये कैसे किसी में अंतर करते हैं, उस भाव से इन्होंने ये जो अपना पूरा सिद्धांत दिया है ना, इनके जो पास्टुलेट्स, इनके जो प्रिंसिपल्स, उसका प्रतिपादन किया कि भाई साइंस को और ह्यूमैनिटीज को किस तरीके से वो किया ना। जैसे साइंस में ले लिया यूजफुल आर्ट्स, तो एम दे दिया, उधर ह्यूमैनिटीज में फाइन आर्ट्स, इधर एल, एम एन एल ओ, तो इसमें क्या किया फिर, मेडिसिन एल, तो लिटरेचर का ओ, इधर मेडिसिन है तो उधर लिटरेचर है, इधर जूलॉजी है के, तो लिंग्विस्टिक्स, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब क्या है, साइंस के, मतलब ए टू एम, और उधर एन टू एस, मतलब ये कि फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, रिलीजन है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशल साइंस है, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरीके से लॉ। तो जो रंगनाथन का जो मतलब था कि जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है वो तो डेवलप है, उसके बाद जो हमारा ह्यूमैनिटीज है, या उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस बाद में आया है। कुल मिलाकर के जो विषय आया शुरुआत में वो क्या है, साइंस था ना, साइंस की बातें हुई है, उसके बाद आया ह्यूमैनिटीज, और फिर सोशल साइंस की बात आई। यानी जो हमारी जो एजुकेशन के जो ट्रेंड्स रहा, जो उसकी प्रवृत्ति रही है, वो उसके आधार पर इन्होंने इसका किया। मतलब एक वो ट्रायंगल के रूप में ये किया कि भाई एक तरफ उन्होंने ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को किया, और एक साइड में साइंस को किया, यानी ए से एम तक उन्होंने साइंस, और अब जैसे बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, तो अब इसमें क्या हुआ, मैथमेटिक्स से और अधिक जो है वो है
फिजिक्स, और उसके बाद फिर डी जो आपकी इंजीनियरिंग, ये उससे थोड़ा और, मतलब इसमें जो जैसे कि आपकी ये है यूजफुल आर्ट्स, यूजफुल आर्ट्स का उन्होंने क्या दिया, मेन क्लास एम, एम के अंतर्गत अब क्या क्या आ गया देखिए इसी में, बढ़ईगिरी भी है, लोहार है, कोई खेल कूद है ना, ये सब ये उसके अंतर्गत फिर, तो ये जो इनका खास करके इनकी जो थ्योरी थी, मतलब इनका जो अप्रोच था वो एक अलग तरीके से, यानी जो आपका ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या है भाई, इंक्रीजिंग रिचनेस ऑफ कंटेंट्स, उसके हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल उसके जो बढ़ता हुआ क्रम है, जैसे जेड है लॉ, लॉ ये सोशल साइंस में सबसे ज्यादा कह सकते हैं आर्टिफिशियल। अब जैसे आपका इन्होंने गॉड और सेल्फ है ना, यानी ईश्वर और आत्मा, भाई रंगनाथन के अनुसार क्या था, ये एक सर्वोच्च ज्ञान माना जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान को भारतवर्ष में ये ईश्वर और आत्मा, ये ऐसी चीजों को नहीं, सर्व विद्या, तो इसको क्या हो सर्वोच्च स्थान उन्होंने दिया। देखिए अब इनका इनका जो डिवीजन है, इनका अपना तरीका है भाई, कुल मिलाकर के है क्या, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ना, एक कोडिंग का प्रयोग किया गया है, चाहे डीडीसी हो, चाहे यूडीसी हो, चाहे सीसी हो, चाहे ईसी हो, सब में क्या किया गया है कि विषयों को जो अपना ज्ञान जगत है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसको इन्होंने एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के आधार पर एक कोड नंबर दे दिया है। कुछ ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है ही नहीं है कि ये लाइब्रेरी साइंस का नंबर 020 होगा, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है ये। लेकिन अब उन्होंने बनाया सिद्धांत, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। अब ऐसा भी नहीं है अनाप शनाप बता दिया है, ये जो आपने विषय निर्माण की विधियां देखा कि विषय कैसे कैसे हो, वो इन्हीं सब सिद्धांतों को अपने अपने हिसाब से, जिसकी जो समझ थी, अब हर विद्वान अपने अपने हिसाब से समझा और वो अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन स्कीम्स को बनाया। सर सर आपने कहा कि रंगनाथन सर ने भारत की परंपरा को देखकर अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनाया था, तो सर अब अगर प्रश्न आता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को इनके विचारों से कैसे जोड़ेंगे सर, तो कैसे जोड़ के बताएंगे? वो अलग चीज है भाई, मैं वो जो आजकल का जो कह रहे हैं लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें रखिए, वो उस पर शिक्षा दीजिए, मतलब हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपनी अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ ये नहीं है, मतलब ये कि हम दूसरे का फॉलो करें, हम अंग्रेजी में सब पढ़े हैं हम। अब भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब कि जो हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी जो प्राचीन कोई चीज है किसी विषय की, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, उन चीजों को खोज के लाइए, उस पर पुस्तकें लिखी जाएं, हमारा कोई ऐसा इतिहास है, हमारी कोई ऐसी परंपरा पुरानी है जो अब कहीं किसी की पुस्तक के रूप में नहीं है, वो चीज नहीं है। हमारी तमाम इस पर काम भी तो हो रहे हैं। आप जैसे तमाम वेद में कोई श्लोक है, पुराण में कोई चीज कही गई है, उन सब से निकाल करके आप लाइए, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो सर हम उनको कैसे बताएंगे, सर उनको हम कैसे बताएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा को, हम अपनी लाइब्रेरी से जोड़ के उनको कैसे आंसर करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया भाई, भारतीय लाइब्रेरी में तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सर जैसे वो पूछ सकते हैं ना कि सर वो पूछ सकते हैं प्रश्न कि लाइब्रेरी की क्या भूमिका है भारतीय ज्ञान परंपरा में। बिल्कुल, तो उसके लिए मैं उसकी चर्चा तो बहुत डिटेल हो चुकी है एक दिन, यही कि भाई हम मतलब एज ए लाइब्रेरी। सर ये वाली क्लास में नहीं हुई है चर्चा, वो शायद सुंदरम वाली क्लास में हुई है। ये कंफ्यूज में हो जाता हूँ क्योंकि
कि तो हो सकता है। चलिए, तो आप ऐसे पूछ लिया करिए, कोई बात नहीं। भाई ये है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किए गए सारे शासकीय महाविद्यालयों को कि भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पुस्तकों की आप व्यवस्था कीजिए। और शासन ने खुद भी, उच्च शिक्षा विभाग ने खुद एक लिस्ट दे दी है, जो ऑनलाइन पुस्तकें जो डिजिटल फॉर्मेट में हैं उनको सबको प्रोवाइड कर दिया। भाई उसका क्या है, वो लिंक दे दिया, लिंक को क्लिक करिए, खुल जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पुस्तकों के लिए हम एक, वैसे तो सामान्यतया कि शासन के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालय के लाइब्रेरी में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पुस्तकों की कलेक्शन हेतु एक अलग स्पेस, एक अलग कक्ष निर्धारित किया गया होगा। भाई हम तो नहीं जानते, अभी लाइब्रेरियन तो है नहीं, लेकिन ये ऐसा, चूंकि शासनादेश ऐसा आ चुका है या इस पर ऐसे काम हो रहे हैं, इस जो है तो उससे संबंधित पुस्तकें वहां होंगी। नहीं होंगी तो भी मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, यदि मुझे मौका मिला तो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पुस्तकों के लिए एक अलग से स्पेस, एक अलग से जगह, जहां पर हमारे जो भी ऐसे दुर्लभ या प्राचीन ग्रंथ हैं, या जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आज वर्तमान में कोई अगर पुस्तक उस पर लिखी गई है या कुछ पब्लिकेशन है, तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। आपको करना ही है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर तो चर्चा आ सकती है। मैंने बता दिया ना कि ये जो विचारधारा है, इन विचारधारा पर आपको तो मान के चलिए कि क्वेश्चन होंगे। आप तो लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं ना, तो लाइब्रेरी की तो बड़ी भूमिका है। ऐसी पुस्तकों का अगर आप वहां पर रखें, अब देखिए ऐसा भी हुआ है पूर्व में कि कुछ विवादित पुस्तकें कोई किसी लाइब्रेरी में रख ली गई, बड़ा बवाल मच गया। अरे वो पुस्तकें जो, वो पुस्तक जो मतलब समाज में ये द्वेष फैलाने वाली, या जो वो गलत तरीके से लिखी गई, या किसी ऐसी गलत विचारधारा की चीज है, वो वहां पर रखी गई, उस लाइब्रेरी में क्यों खरीदी गई, क्यों रखी गई, ये इस तरीके की बातें भी जो चलती हैं। आप तो ये आपको तो ये वहां पर ये सिद्ध करना है अपने आप को कि हम, यदि हमको मौका मिलेगा तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पुस्तकों का की सूची प्राप्त करेंगे, विभिन्न विद्वानों से, अलग अलग विषयों के विद्वानों से भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पुस्तकों की सूची प्राप्त करके और उसकी व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पुस्तकें अपने हम पाठकों को उपलब्ध करा सकेंगे। ये तो आपको करना ही है। सर क्या इसमें ये जो एंशिएंट टाइम पे लाइब्रेरीज चलती थी जैसे नालंदा, तो वहां पे जो लाइब्रेरी थी, क्या वो उससे कनेक्ट होगा क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम? ऐसा कुछ पूछ सकते हैं क्या? देखिए, लाइब्रेरी के रूप में तो भाई चलिए, नालंदा तक्षशिला का तो बहुत बड़ा नाम रहा है, बहुत प्राचीन, मतलब लाइब्रेरी प्राचीन काल से इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो यहाँ रही है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा ये तो एक अलग चीज आ गई ना, जो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि अब तक्षशिला या उन जो है, हो सकता है वो सब भारत की तमाम पुस्तकें ही रही हों। भाई जब इतनी वो समृद्ध पुस्तकालय थी कि जहां 6 माह तक आग जलती रही, कितना कलेक्शन था वहां पर, और ये हुआ कि उसको नष्ट कर दें कि ये भारत के लोगों को ये सब इतनी अच्छी चीजें यहाँ ना मिल सकें, लोग पढ़ लिख ना सकें, यही तो इसका उद्देश्य था। तो अब आप ये यहाँ नहीं कह सकते हैं कि उससे जोड़ करके, वो अपना उनका कलेक्शन था, अलग है। हाँ ये है कि हमारा पुस्तकालय के इस दृष्टि से भारत की जो है, मतलब पुस्तकालय की जो परंपरा है वो रही है, प्राचीन पुस्तकालय रहे हैं हमारे पास, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा ये तो नया है, ये नहीं था। सर इसमें वैदिक शिक्षा पद्धति को बताया जा सकता है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में? कौन सी? वैदिक शिक्षा पद्धति जो थी हमारी प्राचीन, वो तो है ही है। अरे भाई, वैदिक शिक्षा पद्धति है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, आपका रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से लेकर के महाभारत सब चीज है, सब आएंगे। जितने ये पुराण हैं,
जितनी स्मृतियां हैं, ये सब हैं। लेकिन ये कि और चीजें ना पाठ्य पुस्तक में भी तो शामिल है ना कुछ चीजें। ऐसा नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा कोई उन वो जो ज्ञान है उनको लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ लिखा जाए। भी हमारे यहाँ तमाम ऐसी चीजें रही हैं ना, जैसे शिष्टाचार सदाचार की बातें, ये सब भारत में तो पहले से रही है। अब वो धर्म के रूप में थी, धार्मिक मान्यता के रूप में जो चीजें थी, हम उसको आजकल एथिक्स और साहित्यिक चोरी लेकर के कोई अगर चाहे तो ये इस चीजों को उद्धृत कर सकता है ना वहां से। वही तो भारतीय ज्ञान परंपरा हो गई कि भाई ये चीज आज जो हम कह रहे हैं, प्लेरिज्म चेक की बात हो रही है, ये हमारे श्रुति स्मृति पुराणों में पूर्व में भी ये चीजें रही हैं। फला श्लोक में लिखा हुआ ऐसा कि किसी से भाई चोरी करना तो पाप, ये तो पहले से है ना। ये थोड़ा आईपीसी में लिखा है कि चोरी करने पर ये दंड होगा, चोरी करना पाप है, ये तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में है। ये तो एक प्रकार से क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य के रूप में हमारे यहाँ स्वीकार है। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें कहने मतलब कि आप अपने क्या है कि मैं यही बार बार कहता हूँ अपने। हाँ बोलिए संजय जी। सर वसुधैव कुटुंबकम को हम लाइब्रेरी से कैसे जोड़ सकते हैं सर? अरे अरे तो बहुत बढ़िया विचार इसमें आएगा, वसुधैव कुटुंबकम। भाई हमको तो एज लाइब्रेरी प्रोफेशनल, हमारे लाइब्रेरी के जो भी यूजर हैं उन सबको कोई बिना विभेद के सबको हमें सब उनकी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराना है ना। और यदि हम इनके अतिरिक्त और कर सके, मेरे ये भाव तो लाइब्रेरी तो एक प्रोफेशन है ना, या एक इसको कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है, ये सेवा प्रदाता संस्था है ये, और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब बातें आप रखिए ना वहां पर, सर ये तो अलाभकर संस्था है। तो हमको तो अगर हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हम अन्य को भी कुछ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, क्या नुकसान है भाई? यही तो है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व अपना परिवार है, तो पूरी अपनी संस्था अपना परिवार है। हम संस्था में चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे वहां छात्र है, चाहे शिक्षक है, हम उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके अतिरिक्त ऐसी जो है विचार या ऐसे प्रस्ताव हम ला सकते हैं कि हम जो है अपने इस क्षेत्र के, अपने इस डिस्ट्रिक्ट के अन्य महाविद्यालय, अन्य स्कूल कॉलेज में भी हमारे पास अगर कुछ है तो हम उनको लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करेंगे, किसी को हम मना नहीं करेंगे अगर हम उतनी व्यवस्था मेरे पास है तो। अब ये नहीं कि हम बाहरी को देने की वजह से हम अपने परिवार को ही ना खिला सकें। भाई वसुधैव कुटुंबकम का क्या है, पूरा विश्व अपना कुटुंब है, परिवार है। तो वो तो तब हो पाएगा जब हमारे पास इतना संसाधन होगा। हमारे पास खाने का नहीं है और हम कह रहे हैं सबको खिलाते रहेंगे हम, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास है तो हम अपना पेट तो भरेंगे ही, अपने परिवार का उससे अधिक है, बाकी समाज का उससे अधिक है, पूरे जिले के लिए कुछ करेंगे, उससे अधिक है पूरे प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, उससे भी कुछ हमारे पास है। हम जो है क्या कहेंगे, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उतना है, तो हम और चीज कुछ फ्री में कर देंगे ना। वसुधैव कुटुंबकम सबके लिए, गूगल ने किया हुआ है, फ्री है। भाई वो कुछ अपना कमा रहे हैं, बड़ी सेवा दे रहे हैं, उसके विवज में कुछ ले रहे हैं, लेकिन तमाम सेवा ये जैसे गूगल मीट फ्री में तो है इनका। सर जैसे कि अतिथि देवो भव कहते हैं, हम जैसे मेहमानों को भगवान मानते हैं, वैसे हमारे लिए तो यूजर भगवान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, यूजर भगवान है, ये तो भाई है ही है। सर भारतीय ज्ञान परंपरा को डीडीसी में किस मेन क्लास में लिखेंगे, लिटरेचर में लिखेंगे कि जनरल में? देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा, अब इस पर बहुत किताबें आ रही है, विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा। हाँ सर, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है। साइंस की बात हो गई ना जी, या केवल फिजिक्स में, केवल
आपके बॉटनी में, या आप उसमें भी ले सकते हैं ना कि ये इन्वायरमेंटल साइंस। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या रही भाई? वृक्षों की पूजा, और ये क्या है ज्ञान परंपरा भारतीय? यही सब चीजें तो हैं भाई। हमारे यहाँ क्या रहा है? सर इसको सर डेल्टा में नहीं दिखा सकते क्या सर? किसमें? डेल्टा सर जो सबसे ऊपर रखा गया है। रखा गया, लेकिन अब देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो रंगनाथन जी ने जो इसे कहा ना आध्यात्म कोई, तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा तो हर विषय से संबंधित है ना। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में नहीं कुछ कह सकते हैं ना, कोई ऐसा चीज किस क्षेत्र में। सर अभी जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बुक आई है भारतीय ज्ञान परंपरा की, हाँ, तो उसके अंदर सर सारे विषयों के ऊपर भारतीय वही तो ज्ञान कह रहा हूं परंपरा मैं भाई, यही तो तो। उसको सर मैंने जनरल में डाला हुआ है डीडीसी नहीं, में। जिस विषय की हो उस विषय में डालिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक ही बुक में सारे विषय दिए हैं, एक ही बुक अच्छा, वो में एक हाँ अलग से है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा इसी में पूरा एक एक मतलब अलग अलग चैप्टर का एक बुक बना हुआ है। जी जी 890 सर। में जाएगा वो। अब देखिए। सर हाँ, सर वो ये भी पूछ सकते हैं कितने वेद हैं, वेद के अंदर मुंडक मुंडक सब कुछ पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। क्या चीज? वेद कितने हैं, और यजुर्वेद में कौन सा क्या आता है, कुछ मतलब एग्जांपल देके पूछ लेंगे, नहीं, ऐसा अरे कुछ। इतना नहीं कोई पूछेगा भाई आपसे। वेद थोड़े वहां पूछ लेंगे कितने वेद हैं, ये तो ठीक है। किस वेद में, मतलब किस वेद ये मतलब किससे क्या संबंधित है, ये पूछा जा सकता है बस। अब इससे इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे। हम तो वही कि हमने पूरा धर्मशास्त्र ही पढ़ लिया है भाई। वेद सर क्योंकि रंगानाथन जी ने भी काफी मतलब डीप स्टडी कर रखी थी ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। भैया रंगनाथन तो बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो क्लासिफिकेशन स्कीम ही बना डाला ना। तो उन्होंने, उनका तो बड़ा व्यापक अध्ययन रहा है। वो तो एक प्रकार से क्या कहेंगे उसको, वैज्ञानिक हैं लाइब्रेरी साइंस के, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो सर तो हम ही उनका तो सर मैंने बीएचयू से करी है ना मास्टर, तो जब भी होता है तो रंगानाथन जी के ही बारे में पूछने लग जाते हैं। अरे भाई, अब वहां तो रंगनाथन बिल्कुल जी ने काम किया था, तो रंगनाथ तो इसलिए है ना, तो रंगनाथन जी की आत्मा भी है वहां पर, लोग ये मानते हैं है ना। तो वो ठीक है। रंगनाथन जी की देखिए, रंगनाथन जी का क्या है कि हर क्षेत्र में लाइब्रेरी साइंस के हर कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिस पर उनका कोई वक्तव्य, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो, उनका कोई विचार ना दिया हो उन्होंने। ये चीजें हैं। मतलब ये नहीं कि केवल सीसी और सीसीसी बना दिया केवल। अरे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताइए, विश्व प्रसिद्ध है, अभी भी है वो, अभी भी वो प्रासंगिक है ना। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें वहां पर आप बता सकते हैं कि भाई ये बहुत पुराना है, आज के युग में क्या इसकी क्या उपयोगिता या इसकी क्या महत्ता रह गई है। तो उसको ये तो आप सब जानते होंगे ना, वो रिलेट कर करके नया वाला सिद्धांत जो है उसको आप बता देंगे, हो गया। ऐसी कोई सर बात अगर नहीं। सर अगर पूछ लिया कि 5 लॉज को लिंक करिए भारतीय ज्ञान परंपरा से, तो हाँ, लिंक करिए ना, भारतीय ज्ञान परंपरा से तो लिंक है ही है ये भाई। पुस्तकें उपयोग के लिए। अब भारतीय ज्ञान परंपरा में यह कोई आपको श्लोक से जोड़ना होगा, अगर आप लोग कर सकें तो ये थोड़ा सा कर लीजिए कि बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए। तो ये तो अपने भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इसमें भी ऐसे विचार रहे हैं ना। पुस्तक को कितना महत्व दिया गया है, विद्या को कितना महत्व दिया गया है भाई। ये ना कि वो क्या कहते हैं उसको, एक जो है ना, अरे तमाम इस पर इस तरीके की चीजें वो मिल जाएंगी आपको। चौपाई है और दोहा है ना। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसकी बड़ी महत्ता है विद्या धन। तो विद्या कहाँ से आएगी आपको, पुस्तक से आएगी ना। प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक
तो ये तो पहले से विचार रहा है कि भाई इसको, भाई क्या था पहले, गुरुकुल की पद्धति और वहां मतलब सबको शिक्षा। और हमारे यहाँ तो राजा उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप देखें तो चाहे कोई राजा का बेटा हो, राजकुमार हो, या कोई मजदूर का बेटा हो, वो सब गुरुकुल में जाके एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हो गया ना, इस इसका निहितार्थ वहां से आप जोड़ सकते हैं, एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक को उसका उसकी जो है उसका विद्यालय। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को वहां, हालांकि ऐसी बात नहीं, अगर चर्चा आती भी है तो ये मन में आप मंथन करके बैठा लीजिए, बढ़िया बनेगा। ये तो अच्छा टॉपिक है, इस पर तो कोई भी आजकल के हिसाब से रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों की बातों से ना मेरे मन में अब कई बात घूमने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे एक प्रोफेसर साहब कि भाई आपकी लाइब्रेरी भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कोई लाइब्रेरी की चीज हो तो जरा उसको खोज करके एक कार्यक्रम करा दीजिए। तो हमने तो यही जवाब दे दिया, उस समय मेरा मूड तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई लाइब्रेरी तो रही है पुरानी तक्षशिला और नालंदा, लेकिन लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा यहाँ पर नहीं थी। वो तो बाद में भी रंगनाथन जी के समय से आया है और नया विषय है भारत में, तो इसलिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने टाल मटोल करके उसको वहीं खत्म। लेकिन अभी जब आप ये कह रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, ये तो जोड़ा जा सकता है तमाम बातें, कि हमारी ये तो पुरानी हमारी परंपरा रही है ऐसी। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है? भारत में ऐसी परंपरा में रही है चीजें। जैसे कहीं कहीं लेक्चर होता है, आप लोग या हम लोग भी सुनते हैं, हमारे यहाँ क्या परंपरा रही? हमारे यहाँ जो दूध देने वाला आता है वो दूध देगा 1 लीटर, थोड़ा सा ज्यादा डाल देगा, क्यों? कि कहीं कम ना रहे, ज्यादा भले हो जाए। ये क्या है? कोई चीज तौल के देता है तो आदमी थोड़ा सा उसका जो तराजू है वो पलड़ा भारी करके दे देता है। ये क्या है? चोरी नहीं सीखा किसी ने। अब आजकल वो भले है कि इधर उधर करके जल्दी में अपना कुछ भी, या जो वो कबाड़ लेने वाले आते हैं वो उनका तराजू ही गलत करके वो देख के चला जाता है, वो एक अलग है। लेकिन जो वास्तव में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, वो आप देखिए ना, ये सारी चीजें थी। साहित्यिक चोरी जैसा कानून बनने की जरूरत नहीं थी, उसका लोग पालन करते थे। सर एक सवाल था मेरा। हाँ। हेलो हम्म। सर, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि जो लाइब्रेरी साइंस विषय है ये मतलब 1800 लगभग के में इवॉल्व हुआ है सर, हाँ। और उसके बाद अभी मॉडर्न स्वरूप में हम लोग पढ़ रहे हैं सर। लेकिन जब इतनी फेमस बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी, वहां विद्वान स्टडी भी करते थे, तो वो लाइब्रेरियां कैसे चलती थी सर बिना लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान के या लाइब्रेरी के ज्ञान के? या लाइब्रेरियन का पद रहा होगा या सर किसी अन्य स्वरूप में रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा मैनेज करने के लिए। भाई सर जैसे नालंदा तक्षशिला का जिक्र है, और भी सर विदेशों में भी कई लाइब्रेरियां रही हैं। अब अगर देखा जाए तो उस तत्कालिक समय के अनुसार कोई जो है क्लासिफिकेशन स्कीम रही होगी कि भाई हम वेद को इस जगह रखेंगे, है ना, हम जो है ये कुछ पुराणों को हम इस जगह रखेंगे, उस पर किसी ने भाष्य लिखा है वेद वाला तो उसको हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद के अगर कोई ऋषि मुनि का कुछ है उसको हम और यहाँ रखेंगे, मतलब वो कालक्रमानुसार हो सकता है अरेंज किया गया हो, कोई ना कोई रहा होगा। भाई ये जो आर्टिफिशियल जो ये लैंग्वेज प्रयोग करके जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स बना, वो इससे पूर्व की बात है ना। वो तो कुछ तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है चाहे जहां जो आया रखते रहो। तो उस समय भी कोई कैसे पढ़ता सर था? भाई ये तो विषय तो बहुत पुराना कहा है ना इस हिसाब से। हाँ भाई। वर्तमान स्वरूप में सर इस तरफ आया है हमारे, लेकिन अगर कहा जाए तो सर 2000 वर्ष जैसे हाँ भाई। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो सर हम उसको जोड़ सकते हैं कि लाइब्रेरी का उद्भव और दोनों समकालीन है। नहीं, अब सुनिए तो तक्षशिला और नालंदा से पहले आपको जाना पड़ेगा।
आपको तो देखना पड़ेगा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार होता था, मीटिंग हॉल होता था, ये है ना सब चीजें। हो सकता है कि कोई इस पर आए कि पुस्तकालय किसी अन्य रूप में था वहां, पुस्तकालय नाम से नहीं था, लेकिन वो कुछ वाचनालय के रूप में। तो सबसे पहला वाचनालय कहाँ उसका जो है वो पाया गया, कहाँ से शुरुआत हुई है ये? भाई पहले क्या था? हम इसको भी तो कह सकते हैं कि जो श्रुति स्मृति होती थी लोगों के दिमाग में, वो भी तो अपने आप में वो पुस्तकालय है ना। व्यक्ति के रूप में वो एक स्टैक रूम के रूप में है वो व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई पुरानी बातों को वो सब। भाई जब से ये आ गया कागज, प्रिंटिंग आ गया, तब उसके बाद ये रूप आया। उसके पहले और इन मतलब ज्ञान को संगठित करने का, उसका संकलन, उसकी क्या व्यवस्था रही होगी? वही लाइब्रेरी हो गई ना, पुस्तकालय नाम नहीं रहा होगा। पुस्तकालय तो तब आया जब पुस्तक आई, पुस्तकों का घर, पुस्तकों का भंडार। तो जब पुस्तक आई तब तो आया, जब प्रिंट हो गए सब कागज के रूप में और बुक बन गए, तब ये आ गए, लाइब्रेरी वर्ड आया। लेकिन इससे पहले रहा होगा ना। समझ रहे हैं ना आप लोग ये इस भाव को? तो फिलहाल जैसे ये कि बहुत परेशान मत होइए कोई ऐसी चीज पर कि आपको रिसर्च नहीं इस पर करना है, लेकिन हाँ छोटी मोटी बात आप सर एक बता दें। सवाल और था। हाँ हेलो हाँ सर, बोलिए। सवाल ये था कि जैसे हमसे अगर हमारा राय मांगा गया कि आपकी क्या राय है, अचानक ये भारतीय ज्ञान परंपरा का ये उद्भव या फिर इतना नाम सुनने को मिल रहा है, तो हाँ इसका आज के समय में रेलेवेंस है भी कि नहीं? बिल्कुल है भाई। आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको तो जो भी इस समय गवर्नमेंट की जो भी योजना, परियोजना, शिक्षा नीति है, उन सबके फेवर में ही बोलना है। भले आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके कुछ पॉइंट्स पर आप विरोध में हो, लेकिन आप तो उसकी जो सकारात्मक चीजें हैं उनकी चर्चा करिए बस। कोई चीज उसमें कमी है, कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? आपको यदि वो बार बार कहता भी है कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं या सही है, या कुछ ये सही नहीं है, कुछ और होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस फूट पड़े पूरा, सारी कमी बता डाले, नहीं। ये तो आपके जो मेंबर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इसी विचारधारा के हैं। तो इस विचारधारा के विरोध में बोल करके आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं एकदम झूठी झूठी बहुत बड़ाई कर डालिए, लेकिन ये कि आप संतुलन अपना बना के रखिएगा, बैलेंस्ड। आपका जो आंसर हो बैलेंस्ड, मतलब अच्छाई अच्छाई को आपको बताना है, अच्छी चीजों को। और मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ ना, अपने आप को भी आप सब अच्छा सोच के चलिए। आपका सिलेक्शन होगा, आपने सब तैयारी कर रखी, हमेशा सोच के रखिए आप कि आपने सब कुछ पढ़ा है, क्या पूछा जाएगा नहीं बता पाएंगे। ऐसी क्या चीजें नहीं बता पाएंगे भाई? कौन सा चीज बच रहा है आपका? आप जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा पढ़ लिए, आप प्लेरिज्म पूरा पढ़ लिए हैं, आप ई ग्रंथालय पूरा पढ़ लेंगे, आप ये जो जितनी चीजें हैं विषय निर्माण की विधियां, आप क्लासिफिकेशन स्कीम्स का मतलब एक क्या कहेंगे ओवरव्यू, एक उसका ऊपरी चीजों की जानकारी है। कैटलॉग आप बिल्कुल अंदर तक जान गए, क्या पूछेगा भाई? ये मान के चलिए आप 90% आपका सब कुछ पॉजिटिव चलेगा बस अपने आप। कभी भी ये मत सोचिए कि ये चीज रह गया है, कोई चीज नहीं रह गया है, सब कुछ हो गया आपका। तो चलिए ठीक रहा, ऐसे आप लोग भी मतलब चर्चा करते रहा करिए। ये या कुछ लोग ये ना सोचें कि ज्यादा डिस्कशन होने पर नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। ये जितनी बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके विचार, आपके मनोभाव को, आपकी थिंकिंग में ये सब ऐड हो रहा है। आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती जा रही है ना इस पर। अब आपके दिमाग में चलेगा एक दो दिन ये जो
भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें हैं और उसका लाइब्रेरी से रिलेशन, या एज ए लाइब्रेरियन आप क्या करेंगे वहां? भाई आप लाइब्रेरियन हैं तो आपकी लिमिटेशंस भी तो हैं। आपको अब इतना भी वहां नहीं बता देना है कि हम तो वहां बस भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा सब कुछ कर डालेंगे। अरे आपको तो ये बताना है कि हम शासन और अपने जो है शासन के निर्देशों के अनुसार और अपने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो वो है, प्रिंसिपल के बगैर ऐसा थोड़े कि लाइब्रेरियन सब कुछ कर लेगा। हो सकता है कोई प्रिंसिपल ही हो आपका वहां पर मेंबर हो कुछ, या उसके उसको कुछ पता हो लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल के बीच कैसे संबंध होते हैं, अक्सर बिगड़े रहते हैं। ये सब तो इस तरीके से आपको अपने को वहां सुपीरियर नहीं दिखाना है। हाँ, ये हम ऐसा प्रस्ताव लाएंगे कि ये है ना अपने मतलब प्रशासन से या अपने विद्यालय अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बात करके और हम ये चीज लागू करना चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे। ये आपका, ये नहीं कि हम तो जाएंगे बस लाइब्रेरियन बन करके तो हम सब वहां पलट देंगे, ऐसा नहीं, ये विचार नहीं लाना है। तो ठीक है, कल हम लोगों की इसी में थोड़ी सी और चर्चा हो जाएगी, है ना, फिर इसके बाद हम लोग नया शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए।